तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग कर रहे थे बीएसटी के मॉडल पेपर, और हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और हम लोगों का जो बाकी था वो था सेट 5 का, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी हम लोग सेट 5 के भी जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से उनको कर लिए हैं। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी चूँकि मैं काफ़ी रिकवर हो चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सेट 5 के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सेट 5 के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखिए, तो सेट 5 के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से 19 जो है, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रभावशाली संदेशवाहन की विभिन्न बाधाओं का वर्णन करें। यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें बताना है। देखिए, इससे पहले के सेट्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग सीधा प्रीवियस सेट के जो आंसर हैं उनको देख लेंगे, और उससे हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है वो है, विज्ञापन को परिभाषित कीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वर्णन करें। तो जो एडवर्टाइजिंग है उसकी परिभाषा देना है और उसकी कुछ विशेषताएं हमें वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपलब्ध त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्रों का वर्णन करें। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र बनाए गए हैं उनका हमें वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया वो है, नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन करें, यानी लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है वो है, विपणन मिश्रण के तत्वों का वर्णन करें, यानी जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए हम लोग सीधे इसके आंसर्स में जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 15, संदेश वाहन की विभिन्न बाधाओं का वर्णन कीजिए, इसके आंसर्स में जाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बीएसटी के सेट 5 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रभावशाली संदेश वाहन की विभिन्न बाधाओं का वर्णन करें। चूँकि मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग प्रीवियस सेट्स में जो हम लोग इसके आंसर दिए हैं उसी आंसर को फॉलो करेंगे। आने मैं एक बार फिर से आपको उन आंसर्स को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस सेट में हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो आया था ये सेट 2 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया था। देखिए क्या था, प्रभावी संदेशवाहन की बाधाओं का स्पष्ट करें, या फिर प्रभावशाली संदेशवाहन की बाधाओं का स्पष्ट करें। बात बराबर है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। देखिए, एक प्रभावशाली या प्रभावी संदेशवाहन की निम्नलिखित बाधाएं हैं। सबसे पहला क्या है, संगठन संरचना संबंधी बाधा है। संगठन का स्ट्रक्चर संबंधी बाधा है। क्या है, देखिए, वरिष्ठतम अधिकारी और अधीनस्थ अधिकार कर्मचारियों के बीच अनेक प्रबंध के स्तर के कारण इनमें संगठनात्मक दूरी अधिक होती है, जो संदेश वाहन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक संगठन में क्या होता है, जो संगठन का स्ट्रक्चर होता है, जो संगठन संरचना होती है, उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होता है और जो अधीनस्थ अधिकारी होता है उनके बीच बहुत सारे प्रबंध के स्तर होते हैं, और वरिष्ठ अधिकारी से एकदम निम्नतम जो कर्मचारी हैं उन तक कोई भी संदेश वाहन पहुंचने में जो वो प्रबंध के जो स्तर है उन सभी स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये एक संगठन संरचना संबंधी बाधा है, जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, यानी बैरियर्स ऑफ एक कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो संदेश है ऊपर से नीचे आने में बहुत सारे स्तरों से होकर गुजर सकता है और गुजरता है, और इस दौरान उसमें किसी प्रकार की मतलब बदलाव या फिर परिवर्तन हो सकती है, ठीक है, उसकी संभावना बनी रहती है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा संबंधी बाधा। भाषा संबंधी बाधा यानी देखिए, संप्रेषक तथा संप्रेषित के विचार विनिमय की भाषा का माध्यम भिन्न भिन्न होने से भी संदेश वाहन प्रभावित होता है। यानी जो संदेश देने वाला है और जो संदेश लेने वाला है, उन दोनों के अगर भाषा के माध्यम अलग अलग है, यानी जो मतलब संदेश संप्रेषण कर रहा है, जो वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, हो सकता है सुनने वालों को उस भाषा का अर्थ मतलब उस भाषा को समझ में न आए। तो इसमें क्या होता है, इससे जो हमारे संदेश वाहन है उसमें बाधा पहुंचती है, यानी संदेश वाहन सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यह है भाषा संबंधी बाधा। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि श्रवण संबंधी बाधा, यानी सुनने संबंधी बाधा। देखिए,
श्रवण संबंधी बाधा में संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता को सुनाई नहीं देता है, जिससे संदेश वहन पूर्ण नहीं हो पाता। तो यदि अगर जो संदेश दे रहा है उसकी सभी बातें संदेश प्राप्त करने वालों को पूरी तरह से सुनाई नहीं देगी तो वो समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो संदेश वहन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये एक बाधा है श्रवण संबंधी बाधा, यानी सुनने संबंधी बाधा। अगली बाधा हम लोग लिख सकते हैं कि भावनात्मक दृष्टिकोण में अंतर। ठीक है, जो संदेश देने वाला होता है और जो संदेश लेने वाला होता है, ये जरूरी नहीं कि दोनों की भावनात्मक दृष्टिकोण जो है वो सेम हो। ठीक है, देखिए कभी कभी एक ही विचार को लेकर संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता में अलग अलग भावनात्मक दृष्टिकोण होता है, जिससे भी संदेश वहन सही नहीं हो पाता। ठीक है, तो संदेश देने वाला और संदेश लेने वाले में यदि किसी एक विषय को लेकर अलग अलग भावनात्मक दृष्टिकोण है तो उस स्थिति में भी संदेश वहन सही ढंग से नहीं हो पाता, यानी भावनात्मक दृष्टिकोण में अंतर होना भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला हम लोग लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधा यानी कुछ पर्सनल जो बैरियर्स होते हैं। देखिए संगठन में कार्यरत लोगों में रहन सहन, बोल चाल, रीति रिवाज आदि विभिन्नताएं होती है, जिसके कारण भी व्यक्तिगत रूप से संदेश वहन सही नहीं हो पाता। तो एक संगठन में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनमें सबकी अलग अलग रुचि होती है, आदतें होते हैं, रहन सहन होते हैं। ठीक है, बोलचाल का तरीका अलग होता है, और ये जो विभिन्नता है, इन विभिन्नताओं के कारण भी जो कि संदेश वहन पूरी तरह से नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत बाधा। इस प्रकार से हम लोग संदेश वहन के देखिए जो बाधाएं हैं वो लिखे हैं। संगठन संरचना संबंधी बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, श्रवण संबंधी बाधाएं, भावनात्मक दृष्टिकोण में अंतर और व्यक्तिगत बाधाएं। तो ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन सेट 5 का लॉन्ग आंसर टाइप में, जो क्वेश्चन पहले भी सेट 2 में पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सेट 5 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया गया है कि विज्ञापन को परिभाषित कीजिए एवं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग को विज्ञापन बताना है और उसका जो विज्ञापन की जो परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, उनको बताना है। देखिए तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग क्या है। विज्ञापन का आशय संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद अथवा सेवा की जानकारी देना तथा उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करना है। तो विज्ञापन मतलब क्या होता है कि जो हमारे संभावित ग्राहक हैं उनको हमारे उत्पाद के बारे में, हमारे सेवा के बारे में जानकारी देना और उन्हें प्रेरित करना कि वे हमारे उत्पाद या सेवा को क्रय करें। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। देखिए व्हीलर महोदय के अनुसार, व्हीलर महोदय जी ने जो विज्ञापन की परिभाषा दी है उसको भी मैंने लिखा है। देखिए व्हीलर महोदय के अनुसार विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। तो विज्ञापन क्या करता है, तो विज्ञापन क्या करता है, लोगों को प्रेरित करने के लिए और उसके उद्देश्य मतलब विचारों को या फिर वस्तु या फिर सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण मतलब किसी पर्सनल टू पर्सनल नहीं किया जाता है एडवर्टाइजिंग, वो सभी लोगों के लिए सामान्य रहता है। ठीक है, और उसके लिए क्या है, भुगतान भी किया जाता है। जो विज्ञापन करना पड़ता है तो विज्ञापन के लिए हमें मतलब हमारा अगर प्रोडक्ट का विज्ञापन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञापन एजेंसियों को हमें भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्हीलर महोदय के अनुसार दिया गया है विज्ञापन की परिभाषा। अब हम लोग विज्ञापन की विशेषताओं को देखते हैं। देखिए तो सबसे पहला विशेषता क्या है, अव्यक्तिगत होना। ठीक है, तो विज्ञापन क्या होता है, अव्यक्तिगत होता है। जैसे देखिए विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है, अर्थात विज्ञापन कभी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। तो विज्ञापन किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए हम लोग नहीं करते हैं। विज्ञापन जो होता है वो सर्वसामान्य के लिए होता है, यानी सभी व्यक्ति के लिए होता है, यानी इसको कह सकते हैं कि अव्यक्तिगत होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि लिखित हो सकता है, दृष्टि अथवा मौखिक हो सकता है विज्ञापन। देखिए तो विज्ञापन लिखित, मौखिक या दृष्टि वाला हो सकता है ना। ठीक है, देखिए विज्ञापन लिखित रूप में भी होता है, यानी आपको एडवर्टाइजिंग जो होता है पोस्टर वगैरह साट रहा था तो लिखित हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है, जैसे आप टीवी वगैरह में ऐड वगैरह देखते हैं, रेडियो वगैरह में ऐड वगैरह सुनते हैं, FM वगैरह में सुनते हैं। ठीक है, या फिर दृष्टि वाला जो कोई दृश्य वाला भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। तो विज्ञापन लिखित भी हो सकता है, दृष्टि वाला भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि विभिन्न माध्यम। ठीक है, तो विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम हैं, कोई एक फिक्स माध्यम नहीं है। देखिए विज्ञापन विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, पोस्टर आदि के द्वारा। ठीक है, विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम में क्या क्या, टीवी आता है, उसमें पेपर वगैरह है, पोस्टर वगैरह है, ठीक है, FM वगैरह है। तो ये सब विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम हैं।
अगला हम लोग लिख सकते हैं कि एक उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। तो प्रत्येक विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है जिसमें ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो विज्ञापन जो है, विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, बिना उद्देश्य का कोई भी विज्ञापन नहीं किया जाता है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि भुगतान योग्य, यानी जिसका पेमेंट किया जाना हो। देखिए, विज्ञापन के लिए संस्थाओं को विज्ञापन माध्यमों को भुगतान करना पड़ता है, यानी अब जिस माध्यम का चयन करेंगे, जिस माध्यम के द्वारा अपना विज्ञापन करना चाहेंगे, उस माध्यम को आपको विज्ञापन के लिए भुगतान करना पड़ेगा। यानी आप अगर आप टीवी में ऐड के थ्रू विज्ञापन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जो टीवी वालों को, मतलब जो चैनल वालों को, उनको भुगतान करना पड़ेगा। अगर पेपर में आप विज्ञापन निकाल रहे हैं तो पेपर वालों को आपको भुगतान करना पड़ेगा। यानी कहने का सार यही है कि जो विज्ञापन माध्यम है उन माध्यमों का हमें भुगतान करना पड़ता है, यानी ये भुगतान योग्य होता है। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि लाभकारी होना। ठीक है, देखिए, विज्ञापन लाभकारी होता है तभी इतनी सारी संस्थाएँ करती है। आपको आप टीवी ऑन करके देखिए, बहुत सारे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। तो विज्ञापन इसीलिए किया जाता है उसमें कि उससे किसी न किसी प्रकार से हमें लाभ पहुंचता हो। देखिए, विज्ञापन हमेशा लाभकारी ही होता है बशर्ते कि इसे सही नियोजन आता हो एवं यह बहुत अधिक खर्चीला ना हो। ठीक है, तो विज्ञापन हमारे लिए लाभकारी होगा, लेकिन तभी होगा जब इसका सही से नियोजन किया जाए। ठीक है, सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाए विज्ञापन को, और विज्ञापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खर्च हम लोग उस पर ही करना शुरू कर दें। ठीक है, तो तभी जाके विज्ञापन लाभकारी होता है। तो विज्ञापन लाभकारी भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है वो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपलब्ध त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्रों का वर्णन करें। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र बनाया गया है, उस न्यायिक तंत्र के बारे में हमें बताना है, उसे लिखना है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए निम्नलिखित 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। क्या क्या है? सबसे पहला है जिला मंच, दूसरा है राज्य आयोग, और तीसरा क्या है? राष्ट्रीय आयोग। तो तीनों का हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्या है? जिला मंच यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसमें क्या है? देखिए, जिला मंचों की स्थापना जिलों के आधार पर की गई है। जिला मंच को जिला स्तर पर अनुचित पद्धतियों, खराब वस्तुओं व सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले के बारे में भी 20 लाख रुपये तक की राशि के दावे के मामले में निर्णय देने का अधिकार दिया गया है। जो जिला फोरम है वो जिला स्तर पर यदि किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, उनसे अनुचित प्रकार से लाभ उठाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो अगर कोई उपभोक्ता उसका शिकायत करता है तो उन शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार किसको दिया गया है? जिला मंच को दिया गया है। और पहले जो मतलब इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया था, यानी जिला मंच को 20 लाख रुपए तक के जो मामले उनका भुगतान करने, उनका निपटारा करने का अधिकार था। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो ये बढ़ा कर इसे 1 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, चूँकि बुक में आपका 20 लाख दिया हुआ है तो मैंने उसको भी लिया है, और जो वर्तमान में है उसको भी मैंने लिखा है कि वर्तमान में 1 करोड़ तक के दावे का जो समाधान है वो जिला मंच कर सकता है। ठीक है, जिला मंच के ऊपर आता है राज्य मंच, यानी राज्य मंच या फिर राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन। देखिए, राज्य आयोग की स्थापना उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य स्तर पर की गई, यानी प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य आयोग को बनाया गया है जो कि राज्य स्तर पर विवादों का समाधान करता है। देखिए, राज्य आयोग उपभोक्ताओं के 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये तक के विवादों का या फिर दावों के संबंध में निर्णय दे सकता है। तो राज्य आयोग क्या करता है? जो जिला मंच नहीं कर पाता उसके ऊपर के जो अमाउंट है उनके विवादों का समाधान कौन करता है? राज्य आयोग करता है। और बुक के हिसाब से दिया गया है 20 लाख से 1 करोड़, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है। वर्तमान समय में जो राज्य आयोग है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के दावों का जो निपटारा वो कर सकता है। ठीक है, ये राज्य स्तर पर किया जाता है, यानी प्रत्येक राज्य में ये किया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन। देखिए, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय स्तर पर की गई है। राष्ट्रीय आयोग को 1 करोड़ रुपये से अधिक के विवादों की सुनवाई करने एवं निर्णय देने का अधिकार दिया गया है। तो जो विवाद का समाधान राज्य आयोग नहीं कर पाता उसको राष्ट्रीय आयोग में भेज दिया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय आयोग है वो
केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा आयोग है जो उपभोक्ताओं के विवादों का समाधान करता है। और अगर ये रुपये के हिसाब से देखें तो बुक के हिसाब से आपको यह 1 करोड़ रुपये से अधिक के विवादों का समाधान करने वाला बताया जाएगा, लेकिन वर्तमान में इसको भी बढ़ाकर 10 करोड़ से अधिक तक के विवादों की सुनवाई करने के लिए इसको मतलब काम में लाया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आयोग है वो 10 करोड़ रुपये से अधिक के उपभोक्ता विवादों का समाधान करता है, उनका निपटारा करता है। तो ये रह गया हम लोगों का राज्य आयोग। तो ये 3 स्तरीय हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाए गए थे। जिला मंच यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम, राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन, और राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो नियंत्रण की जितने भी सीमाएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो चूंकि ये क्वेश्चन 5 अंक का है तो हम 5 पॉइंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, नियंत्रण प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु फिर भी नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं जिसके अंदर ही नियंत्रण कार्य करता है। ठीक है, चूँकि नियंत्रण प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन नियंत्रण की भी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही नियंत्रण को कार्य रूप दिया जा सकता है। तो देखिए, पहला क्या है, गुणात्मक प्रकृति के कार्यों का परिमाप निर्धारण आसान नहीं। ठीक है, तो नियंत्रण के द्वारा नियंत्रण जो हम लोग किया जाता है तो उसमें गुणात्मक प्रकृति के कार्य होते हैं, उनका जो परिमाप निर्धारित करना रहता है तो परिमाप निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता। देखिए, नियंत्रण हेतु जो कार्य किए जाते हैं उनमें से संख्यात्मक प्रकृति के कार्यों का तो परिमाप आसानी से निर्धारित किया जाता है, किंतु गुणात्मक प्रकृति के कार्यों में कठिनाई होती है। तो चूँकि नियंत्रण में किसी भी कार्य की जाँच करने के लिए हमें एक परिमाप चाहिए होता है, तो समस्या ये आती है कि जितने भी संख्यात्मक प्रकृति के जो हमारे कार्य हैं तो उनको हम लोग परिमाप फिक्स कर देते हैं संख्या के आधार पर, लेकिन जो गुणात्मक प्रकृति के कार्य होते हैं उनका एक हम सही परिमाप फिक्स नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर हमारा नियंत्रण जो है वो सही कारगर सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ये एक नियंत्रण की सीमा है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि बाहरी घटकों पर नियंत्रण संभव नहीं होता। देखिए, बाहरी घटकों जैसे कि सरकारी नीतियाँ, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, बाजार की स्थितियाँ तथा मांग में उतार चढ़ाव आदि पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। तो नियंत्रण केवल संगठन के अंदर के जितने भी कार्य उनमें ही संभव हो सकता है, बाहर के घटकों पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, यानी नियंत्रण जो है बाहरी घटकों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। अगला हम लोग बिंदु लिख सकते हैं कि खर्चीला प्रक्रिया। ठीक है, देखिए, नियंत्रण कभी कभी खर्चीला प्रक्रिया बन जाता है जिससे संस्था को हानि हो सकती है। यदि आपका नियंत्रण जो प्रक्रिया है वो ऐसी है जिसमें आपको बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ रहा है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका नियंत्रण है वो आपको हानि की ओर ले जा सकता है। तो एक खर्चीला प्रक्रिया के रूप में भी कभी कभी नियंत्रण बन जाता है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि कर्मचारियों द्वारा विरोध। ठीक है, तो नियंत्रण प्राय कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण का हमेशा कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि नियंत्रण के द्वारा जो होता है कर्मचारियों के जो गलतियों को पता चलता है, जिससे उनको एक हिसाब से देखो तो फिर से उस काम को सुधारने के लिए मतलब कार्य करना पड़ता है। एक हिसाब से जो कर्मचारी होते हैं वो नियंत्रण का विरोध करते हैं। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि मानव मूल्यों के मापन में कठिनाई। ठीक है, मानव मूल्य यानी जो एक व्यक्ति में मूल्य दिए रहते हैं उन मूल्यों को नहीं माप सकता है नियंत्रण। ठीक है, देखिए, नियंत्रण उस समय अप्रभावी हो जाता है जब नियंत्रण के परिमापों को मात्रात्मक शब्दों में निर्दिष्ट करना संभव ना हो, जैसे कि कर्मचारियों की निष्ठा, ईमानदारी, मनोबल। ठीक है, तो नियंत्रण में हम लोग वही कार्य को माप सकते हैं जो कार्य संख्यात्मक रूप में हम लोग जिसको मापा जा सकता हो, यानी लेकिन कर्मचारियों में जो गुण है जैसे कि कर्मचारियों की निष्ठा, कर्मचारियों की ईमानदारी, मनोबल, उसको नियंत्रण में हम लोग नहीं माप सकते। हो सकता है कि कोई कर्मचारी आपका काफ़ी निष्ठा है, वो लगन से काम कर रहा हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो, लेकिन हो सकता हो वो उतना अच्छा परिणाम ना दे पाए, तो नियंत्रण क्या बताएगा कि वो कर्मचारी सही नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नियंत्रण जो है वो मानव मूल्यों के मापन में कठिनाई उसको उत्पन्न होती है, यानी मानव मूल्यों को मापन नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी नियंत्रण कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है संस्था के लिए। तो ये सभी जो है नियंत्रण के सीमाएँ हैं, और इन सीमाओं के अंतर्गत एक नियंत्रण जो है वो कार्य करता है। ठीक है, देखिए, और अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है वो है विपणन मिश्रण के तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एटीपी का वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं एटीपी का वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन देखिए सभी 5 सेट का अपलोड करना तो संभव नहीं है,
तो आई होप कि आप लोग सेट 1 और सेट 2 तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ईटीपी का सेट 3 या फिर सेट 4, मतलब जो जिसमें आप लोगों को ज़्यादा डाउट हो उस सेट को मैं कराऊँ, ठीक है। और चूँकि आप लोगों का जो कॉमर्स वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको 5 तारीख का उनका एग्ज़ाम जो है इकोनॉमिक्स का है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का भी सेट 3, 4, 5 में हो सके तो करवा दूँ, ठीक है। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका भी मतलब इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है वो 19 या 18 को ऐसे कुछ में दिया गया डेट में है, ठीक है। तो अब इस सेट के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक्स का भी 1-2 सेट जो है मैं आप लोगों को करवा दूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। और रही बात ईटीपी की, तो ईटीपी के एग्ज़ाम में आप लोगों का अभी टाइम है, तो आप वही सेट मेरे को बताइए जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है, मैं उस सेट को करवाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी उतना समय नहीं रहा है हम लोगों के पास कि हम लोग ईटीपी के 5 सेट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है वो है विपणन मिश्रण के तत्वों का वर्णन करें। तो विपणन मिश्रण के जो तत्व है उनके बारे में हमें बताना है। देखिए, E.J. मैकार्थी ने अपनी पुस्तक बेसिक मार्केटिंग में विपणन के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो विपणन के 4 तत्व जो बुक में दिए गए हैं, तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है E.J. मैकार्थी नामक एक जो अच्छे विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में विपणन के 4 तत्वों के बारे में वर्णन किया है, यानी उनको बताया, ठीक है। देखिए, इन्होंने विपणन मिश्रण के 4 तत्व यानी जिन्हें विपणन मिश्रण के 4 P के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में बताया है। क्या है देखिए, तो सबसे पहला क्या है? उत्पाद मिश्रण या फिर उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए, उत्पाद से आशय किसी भौतिक वस्तु या सेवा से है जिससे क्रेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो उत्पाद सबसे पहले क्या, उत्पाद क्या है? तो उत्पाद क्या है? उत्पाद एक ऐसी वस्तु है या फिर ऐसी सेवा हो सकती है जिससे जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, मतलब यानी हम लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने की क्षमता अगर होती है तो वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है, ठीक है। देखिए, उत्पाद मिश्रण में उत्पाद से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि उत्पाद का आकार, प्रकार, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क तथा मापतोल आदि कैसा हो, ठीक है। तो उत्पाद मिश्रण में क्या निर्णय किया जाता है? तो उत्पाद मिश्रण में हम लोग बेसिकली उत्पाद से संबंधित बहुत सारे निर्णय करते हैं, जैसे कि उत्पाद का जो आकार, प्रकार कैसा होगा, उसमें किस प्रकार का लेबलिंग लगाया जाएगा, पैकेजिंग कैसा रहेगा, ट्रेडमार्क कौन सा रहेगा, ब्रांड किस ब्रांड में आएगा प्रोडक्ट, और मापतोल आदि कैसा होगा। इससे संबंधित बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो उत्पाद मिश्रण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है क्या है? मूल्य मिश्रण यानी प्राइस मिक्स में क्या होता है? देखिए, किसी उत्पाद अथवा सेवा के बदले ग्राहकों से वसूल की जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है? उसके मूल्य कहलाती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीद रहे हैं या फिर कोई सेवा खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, जो भुगतान कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? उस उत्पाद का मूल्य कहलाएगा। तो मूल्य मिश्रण में क्या करते हैं? मूल्य मिश्रण में उन सभी निर्णयों को शामिल किया जाता है जो किसी उत्पाद के मूल्य निर्धारण के समय लिए जाते हैं। यानी किसी उत्पाद यानी किसी प्रोडक्ट का जो हम लोग मूल्य निर्धारण करते हैं, तो उस मूल्य निर्धारण के समय जो विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हैं हम लोग, उन निर्णयों को इसमें शामिल किया जाता है, यानी मूल्य मिश्रण में उनको शामिल किया जाता है। जैसे कि मूल्य निर्धारण की विधि कौन सी होगी, ठीक है, मूल्य निर्धारण की नीति क्या रहेगी, मूल्य में यदि परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित क्या नीतियाँ वगैरह रहेगी। तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें किसमें शामिल रहता है? मूल्य मिश्रण में शामिल रहता है। अगला जो है तत्व क्या है? स्थान मिश्रण यानी प्लेस मिक्स। स्थान मिश्रण क्या है? देखिए, वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन के स्थान से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तक की क्रिया को स्थान मिश्रण या भौतिक मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। तो स्थान मिश्रण या भौतिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो जिसके अंतर्गत हम लोग जो निर्मित वस्तु है वो उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास जिसके अंतर्गत किया जाता है, यानी जो उत्पाद है उसको उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना किसमें आता है? स्थान मिश्रण में आता है। इसके अंतर्गत उन सभी निर्णयों को शामिल किया जाता है जो उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु किए जाते हैं। तो यानी जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके यानी जहाँ बन रहा है वहाँ से लेके अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने किसमें शामिल है? स्थान मिश्रण में शामिल है, ठीक है। और अगला क्या है? संवर्धन मिश्रण यानी प्रमोशन मिश्रण। संवर्धन मिश्रण किसको बोलते हैं? देखिए, संवर्धन मिश्रण से आशय उन सभी क्रियाओं के योग से है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को संस्था के उत्पादों को क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि। तो संवर्धन मिश्रण के अंतर्गत उन सभी बातों को, उन सभी निर्णयों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि वो जो उपभोक्ता है वो उत्पादों को खरीदे, यानी उनको प्रेरित किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत विक्रय आता है, विज्ञापन किया जाता है, विक्रय संवर्धन आदि किया जाता है, ठीक है।
तो ये रह गया हम लोगों का जो विपणन के जो तत्व दे हैं वो विपणन मिश्रण के जो तत्व थे। ठीक है, पहला क्या था, उत्पाद था, मूल्य था, और दूसरा क्या था, तीसरा था स्थान, और चौथा संवर्धन मिश्रण। ठीक है, और इन्हीं को जो विपणन के 4P भी कहा जाता है। इस बात को भी आप अपने जहन में रखिएगा, यानी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग सेट 5 के लॉन्ग आंसर टाइप को भी पूरा कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स का मैं 1-2 सेट करा दूं, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों का एग्जाम जो है इकोनॉमिक्स का है, तो उसमें थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, मैं लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो भी देख लीजिए, आपको एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और जैसा कि मुझे सुनने में आया कि आप लोगों का क्वेश्चन जो सेट सही आ रहा है, तो इस हिसाब से ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, जय हिंद।